खबर में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ हैं जनाब मियां शाहिद साहब, मेरे कोस्ट। पहले रन डाउन और फिर मेहमानों का तारुफ करवाएंगे। इस्लामाबाद में नए जजेस की तैनाती पर अदलिया तकसीम है और ये रिफ्ट जो है वो गहरी होती चली जा रही है। आज वकला की बाज़ तंजीमों ने जो है वो स्ट्राइक भी की और इस्लामाबाद में सुना है कि स्ट्राइक कामयाब थी, मगर बाकी जगह पे टोकन स्ट्राइक हुई है। क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। क्या वकला तहरीक शुरू होने वाली है? इसके साथ साफ़ी पीका एक्ट के हवाले से सरगर्म होते नजर आते हैं और उसके खिलाफ भी तहरीक की बातें हो रही हैं। जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं साफ़ियों की, तजारती जंग का आगाज़ हो चुका है और यह कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी हाइब्रिड वॉर चाइना के दरमियान और अमेरिका के दरमियान शुरू हो चुकी है। एक टेक्नोलॉजी के जरिए एक दूसरे पर वार किए जा रहे हैं। ये क्या मामला है, इस पर भी हमारे साथ एक माहिर होंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अमेरिका दाइश का पीछा करते हुए एक बार फिर अफगानिस्तान आएगा। वो तो ये कह रहे हैं कि जनाब अब ट्रंप साहब कोई जंग नहीं करेंगे, मगर इस पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब नईम गुजर साहब, सदर हैं इस्लामाबाद बार के। हसन रजा पाशा साहब किसी तारफ़ के मुताबिक माहिर कानून है और वकला बॉडीज़ को हेड करते रहे हैं और अभी भी इस हवाले से सरगर्म है। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। हसन रजा पाशा साहब, आपकी तरफ हाजिर होता हूँ। ये पाशा साहब, अब कुछ ये सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है और आप क्या समझते हैं कि अब वकला तहरीक जो है वो भी अब हर चंद के वकला भी तकसीम है इस हवाले से और उनकी तंजीमें भी तकसीम हैं, मगर इस्लामाबाद में तो आज सुना है कि मुकम्मल स्ट्राइक थी। क्या होता नज़र आ रहा है और ये इश्यू रिजॉल्व होगा या मर्जी वाले मर्जी ही करेंगे? जनाब पाशा साहब। काई साहब, इस्लामाबाद बार काउंसिल की कॉल पे डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इस्लामाबाद ने आज हड़ताल की कॉल दी और यकीनन वो कामयाब थी। आज एक कन्वेंशन भी किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उन्होंने और इस बात पे एहतजाज किया कि क्यों जजेस की ट्रांसफ़र यहाँ की गई है और यहाँ से फौरी तौर पे ना करे। और दूसरा मुतालबा था कि जो 10 फरवरी का जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है उसको रोक दिया जाए, वो ना किया जाए। अब बात यह है कि एक जो आर्टिकल 200 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उसमें सदर पाकिस्तान को ये इख्तियार दे दिया गया कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और मुतलका जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं, जहाँ से जज को आपने लेना है और जहाँ पे लेके जाना है वो भी चीफ जस्टिस और जो जज साहब हैं मुतलका, उनसे इन सब से कॉन्सेंट लेके आपने ट्रांसफ़र करना है और वो उन्होंने इस तरह कर दिया। अब बात आती है कि क्या नीयत थी, नीयतों का हाल तो अल्लाह ताला ही जानता है, लेकिन ये चीज़ अपनी जगह पे एक नज़र आ रही है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को रोकने की कोशिश की गई कि वो चीफ जस्टिस ना बने। अब जस्टिस सरफराज डोगर साहब को सीनियर प्यूनी जज बना दिया गया और जो 10 तारीख को इजलास हो रहा है उसमें अमर फारूक साहब सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे और जस्टिस डोगर साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हल्फ उठा लेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इससे पहले इस्लामाबाद में ऐसा नहीं हुआ? इस्लामाबाद में 3 मुख्तलिफ मौके पे लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को लाया गया एज चीफ जस्टिस। सबसे पहले सरदार मोहम्मद असलम साहब थे, उनको लाया गया, लेकिन उस वक्त सूरत हाल ये थी कि कोई इनिशियली अपॉइंटमेंट नहीं हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, तो लिहाजा उनको लाया गया और उसके बाद अपॉइंटमेंट्स हुई। लेकिन जो दूसरी अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस साहब की गई उस वक्त की गई जब अपॉइंटमेंट्स हो चुकी थी, लेकिन जस्टिस बिलाल साहब को लाहौर हाई कोर्ट से दोबारा लाया गया और उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया। और फिर तीसरी उस वक्त ये कार्रवाई की गई या वो किया गया, जस्टिस इकबाल हमीद रहमान साहब को लाहौर हाई कोर्ट से लाया गया और वो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मैं पाशा साहब इस बात को आगे बढ़ाता हूं। जस्टिस असलम खान और मोहम्मद बिलाल थे, उनको तो मुशर्रफ के पीसीओ के तरमीम के तहत लाया गया था। उनको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कालजम करार दे दी थी उनकी तकर्री, और जस्टिस हमीदुर रहमान जो हैं उनको फिर चीफ जस्टिस बनाया गया था। ये नज़ीरें तो मिलती हैं। मेरा सवाल नईम साहब से है। नईम साहब, आज जो हड़ताल हुई वो जुज़वी हड़ताल थी, इस्लामाबाद के अंदर देखने में मिली और बहुत से वकला जो हैं वो पेश भी हुए। क्या वकला तहरीक चलने को है? वकला जो है वो आज कन्वेंशन किया है, क्या वकला जो है सिर्फ हड़ताल तक महदूद रहेंगे या इससे आगे भी जाएंगे?
मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। आपने मौका दिया इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का। देखिए आज बिल्कुल हड़ताल थी। कल हमारी इस्लामाबाद बार काउंसिल का, डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तीनों कैबिनेट्स ने इसमें शमूलियत इख्तियार की, जिसमें आज कलाया अमल तैयार किया। और आज भी आपने देख लिया कि एक बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ जिसमें वकला की कसीर तादाद मौजूद थी। गो कि हमारे पास वक्त भी इतना ज़्यादा नहीं था। कल हमने 2 बजे 3 बजे हमने इतना हमारा इजलास हुआ और उसके बाद तकरीबन शाम को 4-5 बजे बज चुके थे। लेकिन इवन देन देखें कि आज जो सुबह 11 बजे शुरू होने वाला इजलास जो तकरीबन 6 बजे जाकर ख़त्म हुआ, वकला की एक कसीर तादाद थी। जहाँ तक देखें तहरीक की बात है, तहरीक भी हमारे लिए कोई नई नहीं है। जब 2008 में 9 में जब उस वक़्त जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की कैंपेन चली थी, तहरीक चली थी, तो मैं उस वक़्त बार का जॉइंट सेक्रेटरी था और लकीली जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट है वो मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी थे। तो ये तहरीकें हमारे लिए नई नहीं है, लेकिन बात असूल की है। जैसे भी हमारे उस्ताद मोहतरम पाशा साहब फरमा रहे थे कि जब कानून के अंदर एक आइन के अंदर एक तरीका कार बयान कर दिया गया, आप कहते हैं कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से ही एक चीफ जस्टिस अपॉइंट होगा, तो हमारा मुतालबा को गैर आइनी या गैर कानूनी नहीं है। हम ये कहते हैं कि जनाब जब 3 सीनियर मोस्ट जजेस मौजूद हैं, आप इन तीनों में से किसी एक जज को ले लें। लेकिन हम ये भी साथ बात करते हैं, हम किसी शख्सियत या अशखास के साथ नहीं हैं। हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ हैं, हम सुपरमेसी ऑफ लॉ के साथ हैं, हम सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ से आप लॉ पर आपने अमल नहीं करना, आइन की आपने धज्जियां बिखेरनी है, आपने अपने मनपसंद जजेस लेकर आने हैं और आपने कैसे, लेकिन नईम साहब अब जो होना था वो हो गया है। क्या अब वकला जो हैं वो पेश होंगे या हड़ताल जारी रहेगी? अब होगा क्या आगे, वकला का क्या लाहे अमल है? देखिए आज का हमारा कन्वेंशन हुआ, अभी हम दोबारा मिल बैठ के बैठेंगे, मुस्तकबिल का लाए अमल तैयार करेंगे कि आया हमने स्ट्राइक्स पर जाना है, आया हमने अदालतों का बाइकाट करना है, आगे मजीद क्या है। हमारी बार एसोसिएशन, हमारी हाई कोर्ट बार और डिस्ट्रिक्ट बार, हम दोबारा रात को नईम साहब मैं माफी चाहता हूं, मैं इंटरजेक्शन कर रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं, मगर मैं एक और हसन रजा पाशा साहब, मैं एक और हवाले से आपसे बात करता हूं, एक आम आदमी के तौर पर, इस मुल्क के 24 करोड़ लोगों के हवाले से। हमें पता है 24 का इलेक्शन कैसे हुआ, हमें पता है 26वीं आईनी तरमीम कैसे हुई, ना आपसे कुछ भूला हुआ है ना हमसे कुछ भूला हुआ है। तो नाउ देर एक इंप्रेशन आता है एज इफ एक बड़ा धड़ा, जो ताकतवर धड़े जो हैं वो चाहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट वाला तकल्लुफ ख़त्म करो, और इसमें कुछ खुद जजेस भी उनके रिजर्वेशन हैं, मंसूर अली खान साहब हैं, मुनीब फारूक साहब हैं, तो ये तासुर नीचे जा रहा है, ये गलत है या सही है पाशा साहब? नहीं, ये मैं समझता हूँ कि ये तासुर ठीक नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो जिन 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान का आपने नाम लिया वो इस वक्त वहाँ पे ना बैठे होते और इंसाफ जो है वो डिलीवर ना कर रहे होते। देखिए, फॉर एंड अगेंस्ट फैसले आते हैं, आपकी पसंद नापसंद एक अलग जगह है। आइन के मुताबिक ओथ लेके आप सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में बैठे हैं और वहाँ पे रेगुलर बेंच हेड भी कर रहे हैं और फैसले भी दे रहे हैं। तो ये इंप्रेशन लेना कि जी वो ये कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, तो वो पहले तो नहीं, मैं बिल्कुल उनकी बात नहीं कर रहा हसन रजा पाशा साहब, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ एयरपोर्ट पे जमानतें ली मैं ये कह रहा हूँ कि पहले हलफ उठाया और बाद में जमानत ली इसहाक डार साहब ने, एंड देन देयर इज अ तसलसल ऑफ दिस टाइप ऑफ, जो कि एक टिल्ट हमें नजर आती है। और दूसरी तरफ भी हमने देखा कि काजी फाइज साहब ने क्या फैसला किया इस बल्ले के हवाले से, या जो लोग गए कि जनाब हमारे वो जमा नहीं होने दे रहे कागज आप, तो ये कुछ थोड़ा सा या हमारे देखने में कोई फर्क है या फिर कुछ उधर भी कुछ खराबी है? पाशा साहब, काई साहब आप बिल्कुल ठीक देख रहे हैं। मैं इस बात को सेकंड करूंगा कि ये जो आप गिनती गिनते हैं कि जनाब पाकिस्तान की अदलिया जो है वो 130वें नंबर पे है, तो इन्हीं बातों की वजह से है। ये मुझे नहीं समझ आती कि रजीम चेंज होने के बाद अदालत की फाइल क्यों चेंज हो जाती है, वो जज क्यों चेंज हो जाता है। उस जज को उस फाइल के अंदर रहते हुए फैसला करना चाहिए। वही जज जब पहले बैठा था 3 साल पहले, तो वो आपकी कोई एप्लीकेशन मंजूर करने पे तैयार नहीं था, आपको जमानत देने पे तैयार नहीं था। आप चले गए, मुलजम चला गया बाहर, वापस आया तो वही जज आपको बरी भी कर रहा है, वही जज आपकी हाजिरी भी माफ कर रहा है और वही जज आपको वो रिलीफ दे रहा है जो पहले। नहीं पाशा भाई एक और बात, यानी एक पॉलिटिकल पार्टी
एक पॉलिटिकल, मैं गुजर साहब आपकी तरफ भी आता हूं, एक पॉलिटिकल पार्टी कहती है जी कि हमारे लीडर तो तब आएंगे जब फलां जज लग जाएंगे। मेरी नाचीज राय में, हालांकि मैं कानून का तालिब इल्म नहीं हूं, मैं तो पाशा भाई से सीखता हूं, इस पे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जानी चाहिए कि यू आर कॉलिंग इन क्वेश्चन द वर्दी जज साहब हु टेक जिन्होंने ऑफिस लेना था। जनाब नईम गुजर साहब। जी जी काई साहब, आपने बड़ी अच्छी बातें की। देखिए, सबसे पहले तो अगर यही तो इस मुल्क में पीछे जाने का 130 नंबर आने की वजह यही है कि जब हम आइन से हट जाएंगे, जब हम कानून से हट जाएंगे, जब हम शख्सियात को देखेंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई भी शख्स हो। देखिए, जब आप कानून और आइन से हटते हैं, आप इंसाफ की धज्जियां बिखेरते हैं, तो फिर आपको इस तरह के मामला नजर आएंगे। आप एक तरफ देखें ना, जस्टिस साकिब निसार ने क्या किया, फिर आप जस्टिस काजी फाइज ईसा की बात करते हैं, फिर आपके एक ही सुप्रीम कोर्ट के जज थे जिन्होंने रातों रात पंजाब का भी इलेक्शन करा दिया। मुझे ये बताएं, क्या वहां कानून और आइन की धज्जियां नहीं बिखेरेगी? वहां भी जज साहब ने कानून और आइन की धज्जियां बिखेरी। जस्टिस साकिब निसार क्या हॉस्पिटल्स का दौरा नहीं किया करते थे? फिर वो जाके जगह जगह दौरे नहीं किया करते थे? देखें, जब कोई भी इदारा हो, अदलिया, मुकन्नना और इंतजामिया तीनों अपनी हदूद और क़यूद के अंदर रहकर काम करेगी, तो वुकला को ना सड़कों पर आना पड़ेगा, ना आइन की जंग लड़नी पड़ेगी। देखिए, खाली हम वुकला ही आइन के रखवाले नहीं हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कि बार और बेंच गाड़ी के दो पहिए हुआ करते हैं, ये दोनों पहियों को मतवाजन चलना होता है। ये सारा ठेका क्या वुकला ने उठा के रखा है कि जब तहरीक चले तो वुकला ने उठानी है? तो देखें, बात बड़ी क्लियर और वाज़ह तौर पर करनी चाहिए। हम वुकला यकीनन कानून और आइन के इल्मबरदार जरूर हैं, लेकिन दूसरी तरफ जजिस को भी देखना चाहिए कि जब आपको इख्तियार मिलता है, जब आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते हैं, या इवन किसी भी जज के आप कोर्ट के जज होते हैं। पाशा साहब, यही सवाल मैं आपकी तरफ लेके जाता हूं। आज चीफ जस्टिस ने कहा है कि जो कुछ हुआ, जो नए जज आए हैं, वो उन्होंने खुशाइन करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ये आर्टिकल 200 के तहत जो है वो उनको लाया गया है और ये सदर ममलकत का इख्तियार है और इस इख्तियार को इस्तेमाल किया गया। उन्होंने बाकायदा तौर पर आज जो है गुफ्तगू की। अब सुप्रीम कोर्ट में भी नए जजेस आ रहे हैं, हाई कोर्ट में नए जजेस आ गए, सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो गई, इंतजामी कमेटी के जो है वो भी तब्दील हो गई। आपको क्या आगे आने वाले दिनों में नजर आ रहा है कि जुडिशल जो तकसीम थी और जो एक बहरान सा नजर आ रहा था वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है या मजीद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? मियां साहब, बहरान तो रहेगा, अभी इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। और जो आप देखें कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेगुलर बेंच और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जो पिंग पोंग हो रही है, वो अपनी जगह पे उसकी भी सिग्निफिकेंस है और खतूत लिखे जा रहे, सारा कुछ। लेकिन एक चीज़ चीफ जस्टिस साहब की आज की बात मुझे अच्छी लगी, वो काश पहले कर लेते। खैर, अब भी इतनी देर नहीं है कि उन्होंने जब ये कहा कि मैं उन जजेस के पास खुद जाऊंगा जिन्होंने खत लिखा, वहां बैठ के गपशप करूंगा और उनको ठंडा भी करूंगा और उनसे शेयर करूंगा सारे। मेरा ख्याल है कि ये अच्छी बात है, इनको इनिशिएटिव ले लेना चाहिए और बाकी सारे काम छोड़ के अगर कल नहीं तो परसों चले जाएं, जाके कम से कम उनको इतना बीइंग हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन उनका ये फर्ज बनता है। ठीक है पाशा साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा और ये बड़ी पॉजिटिव मूवमेंट होगी, एक रिकॉन्सिलिएशन हो। मगर मैं नईम साहब आपसे एक बात, कि बिल्कुल आपने जो बातें दोहराई, मैं कोई बंदा उससे इनकार नहीं कर सकता, मगर यहाँ एक बड़ा मसला है। अगर कानून की धज्जियां मेरे मफाद में उड़ा दी जाएं तो मैं चुप कर जाता हूं और मुझे कहा जाता है कि यार तुम्हारे लिए कानून की धज्जियां उड़ी, तो मैं कहता यार नहीं, वो फलाने के लिए भी। हाउ टू रॉन्ग्स कैन मेक वन गुड। चाहे इस तरफ वारदात हो चाहे उस तरफ वारदात हो, दोनों गलत हैं और हमें उन दोनों के खिलाफ होना चाहिए। वी शुड नॉट जस्टिफाई द वन बिकॉज सेकंड, वहां भी यही हुआ था। नईम साहब। जी सर, काई साहब, आपने बिल्कुल क्या कहते हैं कि एक गलती के लिए कहते हैं ना, एक झूठ बोले तो फिर उसके बाद अपने एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसीलिए आपने बड़ी अच्छी खूबसूरत बात की कि एक गलती के करने के बजाय फिर आपको 1000 गलतियां करने से बेहतर है कि आप अपनी गलती की तस्दीक करें। लेकिन मुझे काजी साहब ये बताएं, हम उस तस्दीक की तरफ क्यों नहीं जाते? हम मजीद पे मजीद गलतियां करते हैं। एक सियासी जमात आती है, वो उसकी कोशिश होती है कि मैं अपना चीफ जस्टिस अपॉइंट कर लूं। फिर दूसरी सियासी जमात आती है, फिर वो कहती है मेरी कोशिश है कि मेरे चीफ जस्टिस अपॉइंट हो जाएं। और फिर मुझे जो सबसे बड़ी बात जो मुझे बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ जो मुझे बहुत पिच करती है, जो मुझे बहुत तंग करती है, जो मुझे इस बात पर मजबूर करती है कि मैं खुलकर बोलूं कि जब वो चीफ जस्टिस साहब अपॉइंट हो जाते हैं तो वो फिर पॉलिटिकल पार्टीज का साथ क्यों देते हैं? वो आइन और कानून के दायरा कार से क्यों बाहर निकलते हैं? सवाल सिर्फ यही है कि
हम कहते हैं कि देखें ना, जिस मुल्कों में कानून की हुक्मरानी नहीं है वो मुल्क तबाह बर्बाद हो जाते हैं। यही बात है कि पाकिस्तान की अदलिया, जिसमें जस्टिस कॉलिनस जैसे भी जज थे, जिसमें जस्टिस मैं बहुत मशहूर भगवान दास साहब जैसे जजेस थे, कई ऐसे जजेस हैं, आप उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर क्यों नहीं शक किया जाता? उन जजेस की इंटेग्रिटी पर क्यों शक किया जाता है जो कहते थे कि जनाब हम 2 मिनट में एमपीए उठा देंगे, हम 2 मिनट में एमएनए उठा देंगे, 2 मिनट में हम जनाब उनको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। जब हमारे जजेस भी सियासी हो जाएंगे, जब वो सियासी जो शख्सियात हैं उनका साथ देना शुरू कर देंगे, तो माजरत के साथ नईम साहब यही जो क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे अदालत में ही हल होने हैं, क्योंकि अदालती मामला है, इसको अदालत में ही हल होना है। क्या ये जो आज अपॉइंटमेंट्स हुई हैं इसको भी चैलेंज किया जा सकता है? क्या कोई ऐसी नजीर मिलती है कि ये कुछ चैलेंज हुए हैं पहले, या इनको चैलेंज किया जा सकता है अपॉइंटमेंट्स? देखें बात दुरुस्त है कि अदालत जो फैसले हमेशा अदालतों में हुआ करते हैं। देखिए ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त है और अदालत में ही फैसला होना है। लेकिन मेरा सवाल एक फिर आप लोगों से सबसे यही है, जब हमें मालूम है और दूसरी तरफ भी मालूम है कि फैसला अदालत के अंदर ही होना है, तो फिर अदालत कानून के मुताबिक फैसला दिया करे ना। एक ग्रुप ये कहता है कि जनाब नहीं ये तो कानून की धज्जियां बिखेर दी गई, दूसरा जिसके हक में होता है वो कहता है कि नहीं सरासर खिलाफे कानून। मैं माफी चाहता हूं, मैं रोक रहा हूं नईम साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है। बात आपने बड़ी सही की, हसन रजा पाशा साहब ने भी कहा हीलिंग होनी चाहिए जिस तरह उन्होंने ये बात की, मगर सवाल ये है कि गलतियां हर जगह हैं। फिर ये भी हो ना कि जज साहब जो है वो सेनेटर बन जाएं, गवर्नर कराची के बन जाएं, सदर पाकिस्तान बन जाएं, तो इस वारदात को, इस कहानी को कहीं खत्म होना चाहिए, क्योंकि हम इस मुल्क को आगे बढ़ता और प्रॉस्पेरस होता देखना चाहते हैं। एक ब्रेक बहुत शुक्रिया हसन रजा पाशा साहब, बहुत शुक्रिया नईम गुज्जर साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन वापस आएंगे तो अहम इशूज़ हैं, बात करेंगे हाइब्रिड वॉर क्या शुरू हो चुकी है चीन और अमेरिका के दरमियान और उसके क्या नतीजे निकल सकते हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन आज एक ख़त की बड़ी बाज़गश्त सुनाई दे रही है फैसल चौधरी साहब जो कि वकील हैं बानी पीटीआई इमरान खान साहब के। मियां साहब क्या तफसील है आपके पास, ये ख़त क्या था और ये ओपन लेटर है और ये मीडिया में भी आया है और उसमें उसके मंदरजात क्या है? अभी तक मैं इसे माफ़ी चाहता हूँ कुल्ली तौर पर पढ़ नहीं सका। जी मियां साहब, ये साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? कैसा साहब इसके कोई ख़त की शक्ल तो सामने उस तरह नहीं आई, लेकिन इसमें जो वकील हैं बानी पीटीआई के फैसल चौधरी, उन्होंने भी कुछ मंदरजात बताए हैं, कुछ जो है वो सामने आए हैं। उसके मुताबिक बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ को ख़त लिखा है। उन्होंने मुख्तलिफ हवालों से उनकी तवज्जो दिलाई है कि 8 फरवरी के जो इंतखाबात थे उस हवाले से उन्होंने कहा कि वो मुबैना तौर पर फ्रॉड थे और उसको कवर देने के लिए 26वीं आईनी तरमीम की गई। पीका एक्ट पर उन्होंने बात की है कि पीका एक्ट के तहत आज़ादी इज़हार राय जो है उसको उस पर कदगन लगाई गई है। आईटी का इस पर नुकसान हो चुका है, $2 अरब का नुकसान हो चुका है। उन्होंने कहा कि जो फ़ौज है वो हमारी फ़ौज है और हम फ़ौज के पीछे खड़े हैं, पूरी कौम जो है फ़ौज के पीछे खड़ी है। उन्होंने ये कहा कि 190 मिलियन पाउंड का जो फैसला लेट आया वो एक कोर्ट पैकिंग थी। उन्होंने इसको इस हवाले से जो है ताबीर किया है और उन्होंने कहा है कि कमीशन बनाए जाएंगे तो ट्रुथ सामने आएगी। 26 नवंबर का कमीशन जो है उन्होंने कहा बनाया जाए, 9 मई का कमीशन बनाया जाए और उन्होंने ये भी कहा कि जो अदालती कवर है या दीगर कवर हैं उनको हटाया जाए। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान को इस वक्त GSP+ के स्टेटस का ख़तरा है और उसकी वजह भी यही है कि जो इज़हार राय की आज़ादी है उस पर कदगन लगाई गई है और पॉलिसियाँ तब्दील की जाएँ। उन्होंने कहा कि जो आर्मी है, आर्मी चीफ से उन्होंने इस्तदा की है और उनसे जो है वो अपील की है कि पॉलिसियाँ तब्दील की जाएं और जो पॉलिसियाँ इस वक्त चल रही हैं उनको नरम किया जाए। ये एक डायरेक्ट ख़त जो है वो लिखा गया है और इससे पहले भी कैसा साहब आपको पता है कि जो बानी पीटीआई हैं वो यही कहते हैं कि हमारी बात जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से होनी है, एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें भी होती रहीं, लेकिन जो मुलाकातें कर रहे थे अली मीन गंडापुर उनको उस सदारत से हटा दिया गया। अब जो हार्ड लाइनर आए हैं उनके बयानात भी आपके सामने हैं, लेकिन साथ साथ बानी पीटीआई जो है एक तरफ हार्ड लाइन लेते हैं, दूसरी जानिब जो है वो ख़त भी लिखते हैं और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो किधर जा रही हैं, क्या होगा, इस तरफ जो है वो कोई प्रेडिक्शन जो है वो नहीं की जा सकती। लेकिन 8 फरवरी को जो कुछ उन्होंने ऐलान कर रखे हैं, आपकी बात से मुझे याद आया, रखा जाए, दूसरी जानिब 8 फरवरी को मियां साहब मुझे आपकी बात से याद आया कि जुनैद अकबर साहब ने बयान दिया था कि पहले हमारी क़यादत राब्ते में थी,
अब हमारा कोई राब्ता नहीं है। और फिर उन्होंने बड़ी हार्ड लाइन और सख्त लाइन ली। उन्होंने तो जो है वो धरने देने की बात की, वहाँ भी सड़क रोक देंगे, वहाँ भी सड़क रोक देंगे। और ये अगर हम ख़त देखें और जिस अंदाज से ये सामने आया है तो लगता है कि ये कोई पॉलिसी का हिस्सा है कि जनाब कैरेट एंड स्टिक चलेगी। मतलब जो कैरेट एंड स्टिक तो खैर इनके इख्तियार में पता नहीं है या नहीं, या किस हद तक है, मगर पॉलिसी यही चलेगी। लेकिन देखें कायद साहब, जो उस दिन बात हो रही थी कि एक मज़ाहमत के साथ साथ मुफाहमत, मेरा ख्याल है कि पॉलिसी यही चलाना चाह रहे हैं इमरान खान। जो उन्होंने पॉलिसी अपना ली है टॉक टॉक फाइट फाइट, कि एक तरफ फाइट करते जाओ, एक तरफ टॉक करते जाओ। और उन्होंने खुद ये मोर्चा जो है वो संभाल लिया है टॉक करने का, और दूसरी जानब जो है फाइट के लिए उन्होंने जुनैद अकबर जो है उनको सामने किया है कि वो जो है वो हार्ड लाइन लें और मुज़ाहमत करें। आपने पंजाब में देखा कि जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं वो आलिया हमजा जो है उनको बनाया गया है। तो जितने भी ये लोग सामने लाए जा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो बिल्कुल जो है मुज़ाहमत वाले लोग हैं। इनमें जो वो लोग कोई भी नहीं है कि जो है वो टाक करने वाला बंदा है। एक और सवाल आपसे, एक और सवाल, अगर रास्ते बंद किए जाए, एक और सवाल, वो अपने किसी रवायती एक मुतालबे से भी पीछे नहीं हटे। ज़बान भले उनकी नर्म हो या नर्म ज़बान में बयान की गई हो ये खबर, मगर सवाल ये है कि वो ना तो वो 26वीं तरमीम को भूले हैं, ना इलेक्शन को भूल रहे हैं, और सारे प्रोसेस को ही इज़ कॉलिंग इन क्वेश्चन। यही तस्वीर जा रहा है मियां साहब। लेकिन कैसा वो बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि बात जब शुरू हो जाती है ना तो फिर ये सारी चीज़ें जो है वो पसे पुष्ट जो है वो डाल दी जाती हैं। आपने देखा जब मुज़ाकरात शुरू हो रहे थे हुकूमत के साथ, तो पहले उसके 4 मुतालबात जो सामने आए थे तहरीक इंसाफ के, वो बड़े सख्त मुतालबात थे, लेकिन बाद में मुतालबात 2 पे आ गए। जब बात शुरू होती है तो फिर मुतालबात जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं और सुकड़ना शुरू हो जाते हैं। और यही बानी पीटीआई जो है वो चाह रहे हैं कि मेरी बात किसी तरीके से शुरू हो, लेकिन वो शायद जो है वो वक्त बहुत सा ज़ाया भी कर चुके हैं, क्योंकि इससे पहले जो बातचीत शुरू हुई थी उनको वो बातचीत जो है वो आगे बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वो आगे बात नहीं बढ़ी। इसको बदकिस्मती कहा जा सके, या इसमें जो है वो गलत कैलकुलेशन असेसमेंट का मसला हुआ है। एक पहलू और भी है, एक पहलू और भी है। अगर वो सारी बातें मान लेते हैं, इस सेटअप को लेजिटिमेसी दे देते हैं, जो कि वो नहीं दे रहे अभी तक, तो उनका खेल तो खत्म हो जाएगा। उनकी जो पॉलिटिकल जितनी वर्थ बनी है, बिल्कुल आप जानते हैं ना 2.5 साल के बाद उनकी वो पॉलिटिकल वर्थ नहीं थी जब मुबैना रिजीम चेंज हुई थी। अब जितना उनका कद बढ़ा है, अगर वो यहाँ गिव इन करते हैं, कैपिचुलेट करते हैं, जिन्होंने पार्टियों ने कैपिचुलेट किया उन्हें पावर तो मिल गई, मगर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, गली में कितने लोग उन्हें पसंद करते हैं मियां साहब। लेकिन कायद साहब देखना ये पड़ेगा कि 8 फरवरी को क्या होता है। क्या 8 फरवरी को लोग निकलेंगे? अब अगर 8 फरवरी को लोग ना निकलें तो फिर क्या होगा? असल में लगता यही है कि बानी पीटीआई को ये मालूम हो चुका है कि वो जो पहले शोहरत थी, जो मकबूलियत थी, वो सिलसिला अब नहीं रहा, क्योंकि बहुत सी ऐसी पॉलिसियां चली हैं कि पार्टी के अंदर बड़ी रिफ्ट है, पार्टी के अंदर जो है वो लड़ाई है। आज कल जो है वो मुलाकात जो हुई है ओन चौधरी की और आतिफ खान की, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब उन्होंने बाकायदा तौर पर तस्वीरें जो हैं शेयर की हैं। इसका मतलब ये है कि केपीके के अंदर भी काम शुरू हो चुका है। केपीके के अंदर जो है मुख्तलिफ शख्सियात जो हैं उनको ऑब्लाइज करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, ठीक है, और वहां पर बातचीत भी शुरू हो चुकी है। चले, मुझे ब्रेक लेनी है, मगर सवाल ये है कि अभी तक शायद जो हो, जो मियां साहब कह रहे हैं वैसे ही हो, मगर अभी तक तो ये है कि जिस तरफ पलड़ा खान साहब का होता है लीडर वही बन जाते हैं। सो फार इस तरह है, कल शायद ना हो। एक ब्रेक के बाद आएंगे। इंतहाई अहम बात, हाइब्रिड वार चीन की और अमेरिका की, दो बहुत बड़े हाथी हैं, इनके पांव तले क्या दुनिया मसली जाएगी, कुचली जाएगी, क्या बनेगा? बड़ा खेल हो रहा है आलमी सतह पर, उस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब ने, मगर पहले मैं ज़रा मौजू खोल दूँ। एक बहुत बड़ी जंग, और मैं आज देख रहा था वकार हसन खान साहब का एक आर्टिकल जो को ऑथर किया उन्होंने, अदीला नौरीन साहब उनकी एहलियत भी उन्होंने को ऑथर किया है, तो उसमें एक बड़ी दिलचस्प आपने इस्तिलाह इस्तेमाल की है ब्रिगेडियर साहब, और ये कोई बड़े ग्लोबल सतह पर पहली दफ़ा शायद एक, जिसे आप कह रहे हैं कि हाइब्रिड ट्रेड वॉर है, या ये क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं, आप जानते हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता, जितने हाई टैरिफ स्लैब कर रहा है, और उसके जवाब में वो नई टेक्नोलॉजी भी लेके आ रहे हैं। स्टार लिंक से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर कह रहे हैं कि उसने इंटरनेट भी लॉन्च कर दिया है। ब्रिगेड साहब, ये हालात किधर जा रहे हैं? कहीं ये कोल्ड वार
हॉट वार में तो नहीं तब्दील हो सकती खुदा न खास्ता। जनाब ब्रिगेडियर साहब। जी, आई थिंक ये अभी जो दौर है, जो स्पेशली थर्ड डिकेड है 21st सेंचुरी का, इसको डिसरप्टिव दौर भी कहा जा रहा है। और इसकी 3-4 वजूहात हैं। एक तो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आ गई, और ये कोई इतनी आई वुड से नेगेटिव बात नहीं है। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी वही होती है जो आके सडनली रिप्लेस करे पुरानी टेक्नोलॉजी को। और इसमें वर्ल्ड वॉर 1 से पहले मतलब राइफल जब आई, फिर टैंक आया, लेकिन अभी चूंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, तो इसमें जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड नई टेक्नोलॉजी में लीड लेगा मुल्क, तो वो बहुत ज्यादा गेन करेगा। और इसीलिए अभी डीप सीक वगैरह का बहुत ज्यादा रौला पड़ा हुआ है। तो एक तो आ गया डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आ गई, उसके अलावा वैसे क्योस बहुत ज्यादा है, बिकॉज पिछले आई थिंक 30 साल से जो वॉर एंड टेरर लड़ी गई, इसमें काफी सारे इलाकों को डिसरप्ट किया गया। तो अनस्टेबिलिटी है। लाइक अफगानिस्तान में भी लेटेस्ट बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें आ रही कि बगावत का शायद चांस है, और सीरिया आपने देखा, इस तरह लीबिया है। फिर कुछ डिस्ट्रप्टिव आप कह लें लीडरशिप भी है, और स्पेशली जो इसके हैं आप कह लें जो जिसको आप बोलते हैं पॉपुलिस्ट लीडर्स, तो ये डिस्टर्ब भी करते हैं सिस्टम को विद इन एंड विदाउट। तो इस लिहाज से देखा जाए तीसरा जो डेकेड है ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, और इसमें अगर कोई सॉफ्ट लेट्स से स्टेट है तो उसका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाता है। यू हैव टू बी वेरी हार्ड मिलिटरली, आपके पास पावर होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, तब आप सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये सब जो आपको नजर आ रहा है उसमें मेरे ख्याल हाइब्रिड वॉर भी साथ साथ चल रही है। और ये मेरे ख्याल कोल्ड वॉर अगर इसको बोला जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन कोल्ड वॉर की बड़ी डिफरेंट डायमेंशन है, जिसमें टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रप्टिव लीडरशिप और फिर इम्बैलेंस स्टेट्स जो हैं उसमें किरदार अदा कर रही हैं। और आपने देखा इस तरीके से सीरिया को विद इन आई थिंक 48 आवर्स पूरा पलटा दिया एक रजीम को। उससे पहले लिबिया में हुआ, और अभी यूरोप में भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जर्मनी में आज बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ है, जिसमें लेफ्ट विंग जो है वो AfD के अगेंस्ट खड़ा हो गया और लाखों लोग निकले हुए हैं। तो लेट्स सी चीजें किस तरफ जाती हैं। और इसमें मेन चीज यही है कि लेकिन ब्रिगेडियर साहब, जो ट्रंप की जानिब से टैरिफ बढ़ाने की बातें हो रही हैं, और एक ऐसा लग रहा है जैसे तजारती हमला जो है वो किया गया है, जिसमें चीन, मैक्सिको, कनाडा और यूरोपीय यूनियन है। इसमें देखा जाए तो जो चीन की इंपोर्ट्स हैं, बल्कि अमेरिका की जो इंपोर्ट्स हैं बाकी मुल्कों से, इन तीनों चारों मुल्कों से, वो $2 ट्रिलियन बनती हैं, और जो अमेरिका एक्सपोर्ट करता है वो $3.2 ट्रिलियन बनता है। तो ये अगर दोनों तरफ से इस तरह जो है टैरिफ लग गए, तो क्या आप समझते हैं कि दुनिया किस तरफ जाएगी? क्योंकि बड़ी ताकतों की, बड़ी मैशतों की जो लड़ाई है, तजारती लड़ाई, इससे क्या तरक्की पजीर ममालिक जो है वो पिसेंगे, या तरक्की पजीर ममालिक जो है वो बेहतर होकर बाहर निकलेंगे? ताकि क्योंकि मंडियां उनकी भी तलाश करनी पड़ेंगी बड़ी ताकतों को, और वहां पर तजारती सरगर्मियां भी होंगी। क्या होने वाला है सर? इसमें एक तो जो पुराना ब्रिटेन वुड्स सिस्टम था उसकी वजह से तो वेस्ट की डोमिनेंस रही है। और अगर कंज्यूमर इकोनॉमी देखें, सबसे बड़ी कंज्यूमर इकोनॉमी वेस्ट में ही थी, और कहा जाता था जी कि अमेरिका लेट्स से जो मंडी देगा किसी को तो वही मुल्क ग्रो। लेकिन अभी आई थिंक बड़ा शिफ्ट हुआ है। इसमें मैं आता हूँ कि टैरिफ्स का अल्टीमेटली जो है नुकसान या फायदा क्या होगा। लेकिन अभी आप देखें कि एशिया में काफ़ी ग्रोथ है, मिडिल क्लास की कंजम्पशन काफ़ी है। इवन आप पाकिस्तान, भारत देख लें, बांग्लादेश है, मिडिल ईस्ट, खैर सब बहुत बड़ी कंज्यूमर इकोनॉमी है। इस तरह चाइना है। तो अभी एक तो ये जो था ना कि टैरिफ लगा के शायद वो मार्केट्स को ब्लॉक करेगा, या आप कह लें कि ब्लैक में ब्लैक कनाडा को अगर वो कनाडा के साथ तो उसका ट्रेड जो है सरप्लस है जो है अमेरिका का। मैक्सिको के साथ उसका लेट्स से ट्रेड जो है वो माइनस में है या डेफिसिट में है, और कनाडा के साथ तो ऑलरेडी वो फायदे में। लेकिन इतनी इंटरडिपेंडेंट है दोनों इकोनॉमीज के, उसमें दोनों का नुकसान होगा। लेकिन अभी ये देखना है कि क्या जो बाकी डेवलपिंग वर्ल्ड है, फॉर इंस्टेंस लेट्स से पाकिस्तान अमेरिका से क्या मंगवाता है, डेफिनेटली बहुत कम है। लेट्स से अगर कोई टेक्नोलॉजी आ रही है या कोई इंजीनियरिंग के चीजें। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, अगर हम अपनी बात करें, पाकिस्तानी मईशत की बात करें, तो पाकिस्तानी मईशत जो है वो इस वक्त इसलिए पीछे है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। अगर हम ईरान से तेल मंगवा लें, क्योंकि आज एक रिपोर्ट आई है कि सबसे सस्ता तरीन तेल जो है वो ईरान का पेट्रोल है, 7 रुपये कुछ पैसे जो है वो एक फी लीटर जो है वो पेट्रोल जो है वो वहाँ पर बिक रहा है। अगर पाकिस्तान जो है दरामद शुरू कर दे वहाँ से, और वह पेट्रोल जो है पाकिस्तान में आना शुरू हो जाए, बाकायदा तौर पे तिजारत शुरू हो जाए, तो हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, बिजली के रेट कम हो जाएंगे। बिजली वैसे भी कम होना शुरू हो गई है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी कम हो, तो हम क्या इस ट्रेड वार का फायदा उठा सकते हैं? इसमें दोनों तरफ आई थिंक कटिंग आप कहने हो सकती है, या आप कहने कि ये डू लाइट नाइफ जो है, क्योंकि ईरान पे पाबंदियां हैं, और फिर आपका चूंकि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है, स्पेशली गवर्नेंस गवर्नमेंट चलाने में। लिटरली आवाम तो अपना करती रहती है, गवर्नमेंट चलाने के लिए आपको जो डॉलर चाहिए थे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, तो उसमें आपकी डिपेंडेंसी है।
जब तक आप इस शक्ल को ब्रेक नहीं करते, फिर जो ऑटोनॉमी है, आई थिंक आपका फाइनेंशियल जो इकोनॉमिक ऑटोनॉमी होती है, वो हासिल नहीं हो सकती। ये बड़ी अच्छी आई थिंक ऑप्शन है। पहले भी आपने देखा कि ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन जो है वो अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं चाहता हूँ दो सवाल मैं आपसे पूछूं आज की इस नशिस्त में वक्त, क्योंकि एक तो ये कि अभी आज जो आपने कहा, मैं देख रहा था जर्मनी में बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ है, और अब इन सैंक्शंस या ये जो आपकी हाई टैरिफ है, ये ज़ाहिर है बहुत बड़ी एक इन्फ्लेशन का बायस होगा इन तमाम मुल्कों में, क्योंकि जो सप्लाई चेन्स हैं वो टूटेंगी। तो डू यू सी ऐसा पर्सपेक्टिव तनाज़र नज़र आता है आपको कि यूरोप और अमेरिका यहाँ पे अवाम जो हैं वो हो भी रही हैं, वहाँ पे एक के बाद दूसरी तहरीक उठ भी रही है, तो आपको लगता है कि ये जर्मनी वाली तहरीक फैल सकती है? ये उसमें दोनों चीजें, जो राइट विंग आपने कहा हंगरी में गवर्नमेंट आई, टेक्निकली इस वक्त अमेरिका में राइट विंग गवर्नमेंट है, और एएफडी बड़ा एक्सर्ट करे जब से औलान जो गए, इनके शॉल्ट्स जो हैं, जो इनके लेट्स से प्रीमियर थे या चांसलर थे, उसके बाद बहुत बड़ा शिफ्ट आया कि एएफडी जो बेसिकली ऑल्टरनेट फॉर जर्मनी है, और ऑनेस्टली ये नाजी पार्टी है, बिल्कुल तमिल हिटलर के बच्चे ही हैं, और या आप कह लें कि जो नियो नाजीन था उसको रिवाइव कर रहे हैं। इसलिए अभी आज जो मुजाहरा था ये इमिग्रेंट्स की तरफ से था, बिकॉज एएफडी ने कहा हम पावर में आए तो हम इसी तरीके से करेंगे जो ट्रम्प कर रहा है, यहाँ से डिपोर्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये एक तो आई थिंक इसका रिजल्ट हो सकता है कि विद इन यूरोप जो है ना सिविल वॉर कह लें या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है बिटवीन लेफ्ट विंग, हो सकता है। अच्छा मुख्तसरन ये बताइएगा की वजह से बड़ा नुकसान हो सकता है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये दाइश के पीछे अमेरिका आ सकता है दोबारा कि इस तरह का, विल दे स्टम्बल इनटू दैट इडियोसी वंस अगेन? आप देख रहे हैं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर उड़ गए उनके और मिला भी कुछ नहीं, तो ये सुन रहे हैं कि आप दाइश के पीछे आना चाह रहे हैं? ये आईसिस की रिपोर्ट्स तो इनकी सीआईए की सारा एडम ने भी दी है कि यहाँ से जो 2-3 हमले हुए उनके लिंक्स भी काबुल के साथ हैं, जो 1 जनवरी को हुए, और ट्रम्प इस पर बड़ा क्लियर है कि जो $7 अरब का असला इन्होंने यहाँ पे रह गया था वो वापस लेगा। और इसके अलावा आई थिंक जो सबसे बड़ी खबर ये है कि इस वक्त अफगानिस्तान में बगावत की खबरें आ रही है कि मुल्ला हफीजुल्लाह के अगेंस्ट जो है ना अभी हक्कानी नेटवर्क और किसी हद तक जो अब्बास तानकज़ई वगैरह ये खड़े हो गए। ये दोनों इस वक्त दुबई में है शायद, और बड़ी सीरियस वहाँ पे इशू बना। इस तरह जो रेजिस्टेंस फ्रंट है जिसको अहमद मसूद लीड कर रहा है, और अभी एक तुर्की में मुलाकात भी ने ट्वीट भी किया, इसमें सारे सब जो अफगानिस्तान की सूरत हाल आपने जिक्र किया है, अफगानिस्तान में 2 बड़े ग्रुप जो हैं जिसमें कंदहारी ग्रुप है और जो हक्कानी ग्रुप है, उनके दरमियान बड़ी लड़ाई जो है वो सुना है कि शुरू हो गई है। अगर ये बगावत की सूरत हाल इस तरह हो जाती है तो उनके पास तो अमेरिकी हथियार भी हैं, और वहां जो अमेरिका ने हथियार छोड़े थे, तो क्या पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा थ्रेट होगा ऐसी सूरत हाल अगर होती है तो? जिसमें डेफिनेटली बॉर्डर तो आपको गार्ड करने पड़ेंगे, लेकिन अफगानिस्तान की हिस्ट्री रही है कि जब बाहर से कोई आता है उसके अगेंस्ट लड़ते हैं, जब चला जाता है तो आपस में लड़ते हैं। और इस दौरान जो आप जिक्र कर रहे हैं कि अमेरिका मौका पाके फिर दाइश को स्ट्राइक कर सकते हैं, इसका मतलब जो क्योस है वो बढ़ेगा, अवाम भी सफर करेंगे, तो वी हैव टू सील आवर बॉर्डर। लेकिन मेरे ख्याल में अगर तालिबान जो है डिवाइड होता है तो ओवरऑल रीजन का फायदा है, बिकॉज सारी दुनिया तंग आई हुई है, और अगर कोई ऐसा ग्रुप आ जाता है तो थोड़ा मॉडरेट हो, जो नेबर्स के साथ मिल के चले, तो मेरे ख्याल उसमें सबकी बेहतरी है। डू यू सी एनी चांसेस ऑफ दिस के वहाँ पे कोई मॉडरेट ग्रुप आ जाए? इसमें सर कोई ऐसी हुकूमत आती हुई नजर आ रही है कि जो बेहतर हो, और पुरअमन अफगानिस्तान जो है सब पूरे खित्ते के लिए बेहतर है, तो क्या दाइश वगैरह जितने भी ये ग्रुप हैं ये खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? अगर बेहतर वहां पर कोई प्रवेल नजर आती है, अच्छी कोई हुकूमत आती हुई? एक तो ये रेजिस्टेंस फ्रंट है जो हम मसूद लीड कर रहे हैं, बाय एंड लार्ज ये लोग थोड़ा मॉडरेट है। इसी तरीके से हक्कानी जो है वो भी किसी हद तक चाहते थे, लाइक स्पोर्ट्स हो, खवातीन की तालीम हो, तो अगर मुल्ला हफीजुल्लाह को आइसोलेट किया जाए और इन दो ग्रुपों के दरमियान लेट्स से अंडरस्टैंडिंग होती है तो शायद जो है चीजें बेहतर हो। लेकिन मेरे ख्याल में कि अफगानिस्तान एक सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है, खुदा न खास्ता हालात ज्यादा खराब होंगे बिफोर दे गेट बेटर। नहीं, इसमें कौन से ग्रुप्स हैं जो आपको लगता है कि वो रिकनसाइल नहीं करेंगे और दे विल टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर? ये अभी देखें ना, अभी एक तो खबर आ रही है कि जो सिराजुद्दीन हक्कानी है यूएई गए 3 दिन के लिए, फिर अभी एक्सटेंड कर दिया स्टे, तो उनको खतरा था। आपको याद, उनके चचा को मारा गया था बदरुद्दीन हक्कानी को, और इल्जाम जो है वो कंधारियों पे जा रहा है। इसी तरीके से जो मुल्ला उमर का अपना बेटा है वो भी शायद एफिलिएटेड है विद हक्कानी नेटवर्क के साथ है। तो इसका मतलब है कि अगर ये 2 ग्रुप्स जो हैं टेक ऑन करते हैं कंधारियों को, जो मुल्ला हफीजुल्लाह का ग्रुप बहुत ज्यादा रेडिकल है, तो एक तो उसमें एक उम्मीद है कि जो स्पेशली रेडिकल पॉलिसी में शिफ्ट है शायद उसमें नेबरिंग कंट्रीज को फायदा। फिर आ जाता है जो रेजिस्टेंस फ्रंट है, अहमद मसूद लीड कर रहा है, उसके अंदर बड़े बड़े नाम अभी आ रहे हैं, पुराने जो जहादी थे, चाहे वो बुरहान रबानी का ग्रुप था, इसी तरीके से अब्दुर्रऊफ सयाफ का ग्रुप है, और मेरा ख्याल शायद जो हिज़्ब इस्लामी है वो भी इनका साथ है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि इसमें अगर कंधार की लीडरशिप को मार्जिनलाइज किया जाता है तो शायद जो है
चीजें बेहतर हो जाएं, लेकिन मेरे ख्याल में पहले एक सर मशरिक़ वुस्ता की बात कर लेते हैं कि मशरिक़ वुस्ता में इस वक्त सूरत हाल ये है कि गजा पर दोबारा जो है वो जंगबंदी का जो ऐलान किया गया था, इसराइल ने आज फिर वहां पर जो है बमबारी की है। दूसरी जानिब वो मामला लगता है कि ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और यही वजह है कि आज ईरान ने वहां पर जो अपना एक बैलिस्टिक मिसाइल जो है 1700 किलोमीटर दूर मार करने वाला उसकी रूनुमाई की है। आप क्या सर देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में जो ईरान को धमकियां दी जा रही थी, अब क्या ईरान दोबारा जो है डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है और ईरान का जो है दोबारा दबाव बढ़ेगा उस तरफ, इजराइल की तरफ? आई थिंक जो ट्रम्प की प्रो इजराइल पॉलिसी है सपोर्टेड बाय जो स्टेफेनिक है इसकी यूएन में एम्बेसडर बनेगी, वो आप देखें नेतन्याहू का विजिट भी है, इसमें वो तो कह रहे हैं कि गजा को खाली कराएं, इसको क्लीन करें। अभी आई थिंक जो 6 बड़े अरब ममालिक हैं, मिस्र, सऊदी अरेबिया, कतर और आई थिंक यूएई वगैरह है और शायद जॉर्डन, इन्होंने अभी बड़ा क्लियरली कह दिया कि वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी इवैक्यूएशन ऑफ पैलेस्टीन। तो ये बहुत बड़ा धचका है ट्रम्प को, बिकॉज वो क्लेम कर था कि मैं मिस्र को भी समझा लूंगा, कुछ वो लोग वहां चले जाएंगे, कुछ जॉर्डन में। तो इस लिहाज से मिडिल ईस्ट में एक पुशबैक है, और मेरे ख्याल में अरब स्ट्रीट जो है अलाउ ही नहीं करेगी लीडर्स को कि वो इस तरह का स्टेप लेंगे फलस्तीनियों को इतना ज्यादा बम्बार्ड करके, उनकी जेनोसाइड करके, और उसके बाद उनको वहां से निकाला जाए। बाकी ईरान का भी आई थिंक ये एक आई वुड से शॉट अक्रॉस द बो है, इसमें उन्होंने डिस्प्ले किया कि अगर, क्योंकि अभी खबरें आ रही थी शायद नेतन्याहू विजिट के बाद अमेरिका में यहाँ को स्ट्राइक की जाए न्यूक्लियर लेट्स से सिस्टम्स पे, उसका आई थिंक उन्होंने जवाब दिया कि बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार सिंह खान में एनलाइटन कर रहे थे। एक बड़ी गर्म है दुनिया, अंदर भी और बाहर भी अजीब से हालात में है। बहरहाल ये था हमारा आज के शो, कल फिर मिलेंगे, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।